बात करेंगे अ, जो चीज को अब मुझे शुरू करना है कूलम्ब्स लॉ को, तो उससे पहले थोड़ा सा मुझे वेक्टर का जो है रिवीजन जो है ये देखना पड़ेगा। वेक्टर का आपको एक बार हम रिवाइंड करा देते हैं। जो भी वेक्टर आपने पढ़ा हुआ होगा उसका थोड़ा सा जस्ट एक हम इंट्रोडक्शन जो है दे देते हैं, ताकि क्योंकि हमको ये सब छोटा छोटा टर्मिनोलॉजी है वो मुझे बहुत ज़रूरत पड़ेगा इसमें। जैसे कि देखिए क्या हमको ज़रूरत पड़ेगा। जैसे दो वेक्टर है, ये मान लिया जाए कि ये हमारे पास एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर बी है। ये किसी एंगल थीटा से इंक्लाइंड है। तो इसके लिए जो रिजल्टेंट वेक्टर आप लोग निकाले होंगे पैरेललोग्राम रूल लगा के कि इसके पैरेलल एक लाइन खींचते हैं, इसको ऐसे करते हैं और यहाँ से जो इसका डायगोनल होता है यही डायगोनल क्या करता है, रिजल्टेंट वेक्टर को बताता है। और ये रिजल्टेंट जो होता है जिसका मैग्नीट्यूड, ये मैग्नीट्यूड लिखने का मैग्नीट्यूड जो है ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर +2ab cos theta. कॉस थीटा होता है ना। ओके, ये वाला इतना ये पढ़े हैं ये। What? अच्छा, अब ये रिजल्टेंट जो वेक्टर है ये कितना एंगल बनाएगा वेक्टर ए के साथ, इसको अल्फा लिखा जाता है। तो ये भी अल्फा जो निकालते हैं वो tan अल्फा जो लिखते हैं वो होता है बी साइन थीटा डिवाइडेड बाई ए प्लस बी कॉस थीटा, ये होता है। ये भी आप लोगों ने ये रिजल्टेंट किस एंगल से इस एक्सिस के साथ पास करें इसको निकालने के लिए tan अल्फा लिखते हैं। ये tan अल्फा ये एंगल हो गया। अगर ये एंगल निकालना है तो अल्फा पता चल गया तो थीटा माइनस अल्फा कर देंगे तो ये वाला एंगल भी निकल जाएगा। अगर ये एंगल निकालना है तो थीटा माइनस अल्फा हो जाएगा। ये निकल गया तो बी के साथ भी एंगल निकल जाएगा। और जो रिजल्टेंट है बेसिकली इस एंगल से इस वाले से हमारा ये पता चलता है कि ये रिजल्टेंट वेक्टर ए के साथ कितना एंगल बना रहा है। इसके लिए हम लोग यूज करते हैं बी साइन थीटा डिवाइडेड बाई ए प्लस बी कॉस थीटा होता है। तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ये तो नहीं याद रहता है जनरली, बट ये तो याद रहता ही है। खैर कोई बात नहीं, इसका याद करने का तरीका ये है कि दोनों वेक्टर का एंगल देख लेंगे। ये ऊपर वाला जो वेक्टर है इसके साथ साइन थीटा लगेगा और नीचे में क्या करेंगे ये वेक्टर प्लस बी लगा के कॉस थीटा के साथ ऐड कर देंगे। डेरिवेशन पे हम नहीं जा रहे हैं क्योंकि डेरिवेशन अभी हमारा टॉपिक नहीं है यहाँ, वरना डेरिवेशन भी एक लाइन का है, कोई इसमें मुश्किल नहीं है, बहुत मुश्किल नहीं है, आसानी से कर सकते हैं। तो ये रिजल्टेंट हो गया और ये हो गया। दूसरा एक और टर्मिनोलॉजी यूज होता है जिसको हम लोग कहते हैं अ, जैसे मान लिया जाए कि ये हमारा एक्सिस है। सपोज करते हैं कि ये हमारा वाई एक्सिस है एंड ये एक्स एक्सिस है और एक ये जेड एक्सिस भी है, सपोज करते हैं दिस इज जेड एक्सिस। तो ये तीनों एक्सिस कैसे होता है, एक दूसरे से म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है, यानी कि Usually perpendicular. है ना, यानी कि इसके इसके बीच 90 डिग्री, इसके भी बीच 90 डिग्री और इसके भी बीच 90 डिग्री होते हैं, यानी सब आपस में एक दूसरे से 90 डिग्री से इंक्लाइंड होते हैं। ये तो पता है। अब इसमें क्या है कि अगर इस पॉइंट पी को इस ओरिजिन से जहां पे ये तीनों वेक्टर मिल रहा है, तीनों एक्सिस मिल रहा है, इसको मिला दिया जाता है यहां से यहां तक। अगर इस पॉइंट को ओ कह दिया जाए, ये पी हो गया, तो दिस ओ पी वेक्टर इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। दिस इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। और पोजीशन वेक्टर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ये सिंपल नहीं है। इस पोजीशन वेक्टर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, थोड़ा सा हम एक्सप्लेन करते हैं क्योंकि पोजीशन वेक्टर से ही हमारा कूलम्ब्स लॉ शुरू होगा। पोजीशन वेक्टर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो ये ओपी जो है ये हमारा पोजीशन वेक्टर है। अगर इसको मान लिया जाए, सपोज किया जाए कि इस ओपी को आर से दिखा दिया गया, ये पोजीशन वेक्टर है ओ से पी तक। तो वेक्टर का जो डेफिनेशन है ये याद होगा कि इनिशियल
और ये वेक्टर क्या होता है कि उसके पास मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है, वेक्टर रूल के एडिशन का फॉलो करता है। एक और चौथा क्वांटिटी है जो आपको पढ़ाया भी नहीं गया होगा और न किसी ने बोला भी होगा, कि चौथा भी क्वांटिटी है किसी भी चीज को वेक्टर होने के लिए। तीन क्वांटिटी तो आप लोग पढ़े होंगे कि वेक्टर के पास क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन होता है, और लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का ये फॉलो करता है। लेकिन हम आगे इसी चैप्टर में पढ़ेंगे, एक चैप्टर आएगा जिसमें हम पढ़ेंगे करंट, एसी करंट। जब पढ़ेंगे तो वहां बताएंगे कि करंट के पास ये तीनों क्वांटिटी है, मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, और वेक्टर रूल के एडिशन का भी फॉलो करता है, फिर भी वो वेक्टर नहीं। वो चौथा क्वांटिटी कौन सा है, जब हम उस पर आएंगे तो वहां बात करेंगे। लेकिन अभी हमारा जो वेक्टर है ये पोजीशन वेक्टर है। पोजीशन वेक्टर का मतलब होता है कि किसी भी पॉइंट को कहीं भी हो, मान लिया यहाँ हो जाए, तो इसको अगर हमको डिफाइन करना है कि ये है कहाँ, ये पॉइंट है कहाँ। जैसे मान लिया जाए कि आपके हाथ में अगर पेन हो रखा हुआ है, जो पेन है, मान लिया जाए, सपोज करो दिस इज द पेन प्लेस्ड इन योर हैंड, एंड समवन आस्क यू वेयर इज दिस पेन, एक्सप्लेन मैथमेटिकली। अगर कोई पूछे मैथमेटिकली बताओ ये पेन है कहाँ, तो मैथमेटिकली किसी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए जरूरी होता है क्या है, कहेंगे क्या कि ये कहाँ है, तो कहेंगे कि हम तीन एक्सिस खींचेंगे। जैसे यहाँ एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, एंड जेड एक्सिस है, तीन एक्सिस खींचेंगे। अब इस पॉइंट को यहां से मिला देंगे, और ये पॉइंट P1 बना मान लिया, तो ये OP1 जो है यही इसका पोजीशन है स्पेन का, फ्रॉम दिस एक्सिस। लेकिन एक आदमी यहाँ ही एक्सिस खींच लिया तो उसके लिए पोजीशन कुछ और हो जाएगा। किसी ने यहाँ खींच लिया, एक्स वाई जेड खींच लिया, तो उसके लिए पोजीशन कुछ और हो जाएगा। तो पोजीशन किसी चीज को डिफाइन करने के लिए फर्स्ट वी नीड थ्री एक्सेस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, विच इज म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तब यहाँ से जो लाइन खींचेंगे दैट विल बी पोजीशन वेक्टर। अब इस पोजीशन वेक्टर से क्या क्या निकल के हमको आता है, नंबर वन, फर्स्ट पॉइंट ये आता है निकल के कि ये जो पोजीशन वेक्टर है, अभी मैंने पी लिखा है, इस पोजीशन वेक्टर का एक्स एक्सिस में कितना डिस्टेंस है। ये एक्स एक्सिस से तो ये वाला जो लेंथ है, दूसरा कलर लेते हैं, ये वाला जो लेंथ है, दिस इज द डिस्टेंस इन एक्स एक्सिस। इसको हम मान लेते हैं आर, और सबस्क्रिप्ट एक्स लगा देते हैं, नीचे आर एक्स कह देते हैं। ये डिस्टेंस है, ये एक्स एक्सिस से इसका डिस्टेंस कितना हुआ, आर एक्स हुआ। दूसरा कलर लगा दो। और इसका डिस्टेंस जो वाई एक्सिस से है, जो इसको ऐसे खींचेंगे, दिस डिस्टेंस इज आर सबस्क्रिप्ट वाई। दिस इज द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट इन वाई एक्सिस। उसी तरह से इस पॉइंट का जेड एक्सिस से, अब इसको ये वेक्टर कैसे है, बिल्कुल खड़ा होगा ऐसे, तो उससे जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को मान लिया, मैंने लिखा आर सबस्क्रिप्ट जेड, लिख दिया यहाँ से। दिस इज आर सबस्क्रिप्ट जेड। अब हम इस पोजीशन में होंगे कि ये जो पोजीशन वेक्टर है उसका जो है एक्स एक्सिस में डिस्टेंस है आर एक्स, वाई एक्सिस में डिस्टेंस है आर वाई, एंड जेड एक्सिस में जो डिस्टेंस है वो है आर जेड है, ये इस पोजीशन का। लेकिन अभी तो ये हमने मैग्नीट्यूड खाली लिखा, और एक्स एक्सिस में कोई भी चीज अगर रखा है वेक्टर के फॉर्म में है, तो इसमें एक टर्म मल्टीप्लाई करते हैं विच इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर, जिसको आई कहते हैं एक्स एक्सिस में। यूनिट वेक्टर क्या होता है, वो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, और आई अगर है तो इसका डायरेक्शन जो है एक्स एक्सिस के तरफ है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के तरफ है। उसी तरह वाई एक्सिस के तरफ एक जो वेक्टर को लगाते हैं यूनिट वेक्टर, उसका मैग्नीट्यूड क्या कहते हैं, जे कहा जाता है। जे जे यानी, का हाँ, यानी कि इसको मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, उसके मैग्नीट्यूड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उतना ही रहेगा वो, खाली उसमें डायरेक्शन असाइन हो जाएगा बस। उसी तरह से जेड एक्सिस की तरफ क्या होता है, के होता है, तो इसको आर जेड और ये के से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब इसको अगर ओपी को आर को लिखना हो तो इसको लिखा जाएगा आर एक्स आई प्लस आर वाई जे प्लस आर जेड के। इस आर एक्स को ये भी कह सकते हैं कंपोनेंट ऑफ
कंपोनेंट ऑफ पोजीशन वेक्टर आर along एक्स एक्सिस की तरफ। इस आर का इफेक्ट एक्स एक्सिस में कितना है उसको कहेंगे आर एक्स, वाई एक्सिस में कितना है उसको कहेंगे आर वाई, और जेड एक्सिस में कितना है दैट इज कॉल्ड आर जेड। यानी कंपोनेंट ऑफ पोजीशन वेक्टर आर along द, आर वाई क्या हो जाएगा, सिमिलर वे में हम लिख देंगे आर वाई क्या है, कंपोनेंट है, कंपोनेंट ऑफ पोजीशन वेक्टर आर along y axis, and similarly rz is component of position vector along z axis। ये समझ गए, तीनों जो है एक्स वाई और जेड एक्सिस की तरफ है। अब आइए आगे की बात। अब अगर इसी आर का मैग्नीट्यूड निकालना होता, अगर निकालना होता तो क्या लिखते, अंडर रूट आर एक्स का स्क्वायर प्लस आर वाई का स्क्वायर प्लस आर जेड का स्क्वायर, ये हो जाता है। यानी जो x का कंपोनेंट है उसका स्क्वायर प्लस y का कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस z का कंपोनेंट का स्क्वायर, वही यहां से यहां तक का ये लेंथ होगा, ये वाला सिंपली ऐड कर देंगे तो ये इसके इक्वल नहीं होगा, क्योंकि ये वेक्टर एडिशन है। वेक्टर एडिशन में जैसे कि स्केलर एडिशन में 2 + 2 क्या होता है 4 होता है, लेकिन वेक्टर एडिशन में हम अगर 2 + 2 करेंगे तो वो 4 हो भी सकता है। यानी जैसे कि 2 न्यूटन का फोर्स, अगर इसमें हम ऐड करें 2 न्यूटन का फोर्स तो हम इसको 4 नहीं कह सकते हैं, ये हो भी सकता है, नॉट नेसेसरी। अगर दोनों फोर्स 2 न्यूटन ये इधर लग रहा है ये भी इधर लग रहा है तो 4 न्यूटन हो जाएगा, लेकिन अगर 2 न्यूटन इधर लगा दिया और 2 न्यूटन इधर लगा दिया तो ये तो 0 न्यूटन हो जाएगा यहाँ पे फोर्स। तो जब दो वेक्टर को हम ऐड करते हैं तो उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा ये डिपेंड करता है कि इसके दोनों वेक्टर के बीच एंगल, है ना। अब देखिए, तो ये जब निकालेंगे, मान लिया जाए सपोज करें कि अगर आर हमारे पास ऐसा होता 2i + 3j + 4k होता फॉर एग्जाम्पल, तो इसका रिजल्टेंट निकालते तो कितना आता, ये वेक्टर के फॉर्म में है तो इसका रिजल्टेंट क्या है 29 है ना। तो ये √4 + 9 + 16 कर देते, 16। 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, ये कितना हो जाता 29 हो जाता ना। अब ये तो वेक्टर निकल गया, वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकल गया, ये क्या है वेक्टर है। अब अगर कहता कि इसका यूनिट वेक्टर निकालो, तो यूनिट वेक्टर का क्या रिलेशन होता है, वो वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। क्योंकि हमको इतना ही का जरूरत है इसीलिए हम इतना ही का बात करेंगे, वरना भी वेक्टर में बहुत सारी चीजें हैं। ओके, तो ये हमारा क्या हो गया कि मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर इज इन द डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर में क्या है वो वेक्टर है। तो वेक्टर क्या था हमारा 2i + 3j + 4k, ओके। है ना। और इसको अगर हम डिवाइड कर दें √29 से, दिस इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड ध्यान रखना है हमेशा कितना होता है, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1। ऑलवेज 1, एकदम ध्यान रखना, यहाँ से भी निकालोगे तो 1 ही आ जाएगा। अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो 29 तो ऐसे ही रहेगा, इसका फिर मैग्नीट्यूड निकालोगे तो √29, तो 29/29 कितना हो जाएगा 1। 1। तो इसीलिए यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, यूनिट वेक्टर तो ये हो गया, लेकिन इसी वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड निकालना हो तो वो हमेशा 1 होगा, ये एकदम ध्यान में रखेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर इज 1। इसीलिए इस यूनिट वेक्टर को किसी भी एक्सिस के साथ मल्टीप्लाई कर, समझ रहे हैं मेरी बात को, कि यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई हम किसी भी स्केलर क्वांटिटी को अगर वेक्टर बनाना है तो उसको यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दो। यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करने से, जैसे ये क्या है 3 है,
3 तो स्केलर है। अब इसमें मैंने j से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मैग्नीट्यूड तो इसका 3 ही रहा, लेकिन डायरेक्शन किधर हो गया, y एक्सिस, है ना। उसी तरह अगर हम 4 को i से मल्टीप्लाई कर दिया, मैग्नीट्यूड तो 4 ही रहेगा, लेकिन ये वेक्टर x एक्सिस की तरफ चला जाएगा, x एक्सिस, है ना। तो इस तरह से हमारा वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है यूनिट वेक्टर का, वो ऑलवेज 1 होता है। वो इसीलिए उससे हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं ताकि इसमें कोई चेंज भी नहीं। तो ये यूनिट वेक्टर, अब मुझे क्या होगा कि हर जगह इसकी जरूरत पड़े। फॉर एग्जाम्पल मान लिया मैंने यहाँ लिखा 1/r², एक टर्म मैंने लगाया 1/r² लिखा। अब इसको जो है मुझे बनाना है वेक्टर, इसी को, ये है स्केलर। तो इसमें क्या कर दे, एक यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये बन जाएगा वेक्टर। पहले तो ये स्केलर था, अब क्या बन जाएगा, यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये बन गया वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/r² इंटू यूनिट वेक्टर को क्या लिखेंगे, वेक्टर डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। ठीक है, दिस इज वेक्टर, दिस इज डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, ये वेक्टर r डिवाइडेड बाई r का पावर 3, r का मैग्नीट्यूड तो r ही होगा, तो r का पावर 3 हो गया। तो ये रिलेशन दोनों क्या है, सेम है, दोनों एक ही है, सिर्फ नोटेशन में फर्क है, बट है मैग्नीट्यूड वाइज दोनों सेम है, डायरेक्शन जो है दोनों का सेम है। इसीलिए यूनिट वेक्टर से हम किसी भी टर्म में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये एक टर्म हुआ। दूसरा एक और होता है, वेक्टर का एक और प्रॉपर्टी होता है, प्रॉपर्टी एक और है वेक्टर का, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो प्रॉपर्टी है, जैसे दो वेक्टर है, मान लीजिए ये वाला ऐसे, और इसका मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, ये भी एफ है, ये भी सेम मैग्नीट्यूड, मान लिया 10 न्यूटन का है, और ये भी 10 न्यूटन का है सपोज करते हैं। और ये किसी एंगल मान लेते हैं कि यहाँ पे ये 30 डिग्री या 60 डिग्री मान लेते हैं, 60 डिग्री लग नहीं रहा, थोड़ा बड़ा होना चाहिए, तो 60 डिग्री पे ये कर रहा है। तो इस वेक्टर का अगर रिजल्टेंट निकालना हो फॉर्मूला से, तो आप निकाल सकते हैं। कितना आएगा जरा बताना, निकाल के कितना आता है। √300। 10² + 10² + 2 × 10 × 10 × cos 60, कितना होता है, 1/2। 1/2। 300 नहीं नहीं, है क्या, ये हो जाएगा 100 100 300, तो टू 10 थ्री रूट हंड्रेड 10√3 हो जाएगा। ऐसे लिख सकते हैं इसको, 300 को 10√3 भी लिख सकते हैं, करेक्ट हाँ, है ना। अब ये निकल के आ गया हमारा। दूसरा उसके बाद देखो कि अब पूछा जाता है कि ये रिजल्टेंट कहाँ से पास करेगा। कभी कभी कुछ क्वेश्चन ऐसा होता है कि बिना बनाए ही बता सकते हैं कि रिजल्टेंट कहाँ से। रिजल्टेंट के लिए अभी मैंने लिखा था tan अल्फा, क्या था वो, b sin थीटा डिवाइडेड बाई a बाई प्लस ए प्लस बी कॉस थीटा। c cos थीटा। तो b क्या हो गया, ये 10 हो गया, थीटा कितना है 60, 10 डिवाइडेड 10 इंटू साइन 60, और ये है 10 10 प्लस 10 cos 10 + 10 cos 60। cos 60, अब इसको सॉल्व करना, कितना आता है, 5√3/10 प्लस 5√3/15 √3/5 √3/3 1/√3 1/√3। √3 ये मतलब लिखा 10 इंटू साइन 60 हो गया √3/2 डिवाइडेड बाई, ये तो 10 रहा, प्लस 10 इंटू कॉस 60 अभी लिखा 1/2, तो ये 5 हो गया ना। 1/2, हाँ 5 हो गया, तो ये हो जाएगा 5√3 अपॉन 15, 15 है ना 3। तो इसको इसको √3/3, 3 है ना, इसको 1/√3 भी लिखा जा सकता है, हाँ, 1/√3 भी लिखा जा सकता है। तो tan अल्फा आपका कितना आया, 1/√3, है ना। अब tan में कितना डिग्री पे
1/√3 होता है, अल्फा कितना होना चाहिए? 30. 30 होना चाहिए। देखो तो अल्फा विल बी इक्वल टू 30 डिग्री। तो यहाँ से एक चीज और पता चला हमको कि जो रिजल्टेंट अगर दोनों वेक्टर सेम है तो रिजल्टेंट कहाँ से पास करेगा? ठीक इसको बाइसेक्ट करता हुआ जाएगा। कैसे? यहाँ पे ये रिजल्टेंट वेक्टर यहाँ पे ये आएगा, वो 30 डिग्री से आएंगे। यानी दो इक्वल वेक्टर अगर हो जाए तो उसका जो रिजल्टेंट होगा उसको बाइसेक्ट करता हुआ जाएगा। अगर ये एंगल 30 डिग्री रहता तो 15 डिग्री से जाता, अगर 40 डिग्री रहता तो 20 डिग्री से जाता। बट वेक्टर शुड बी सेम, दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर सेम है तभी होगा, अगर सेम नहीं है तो ये बाइसेक्ट नहीं करेगा। अब एक चीज और देखो, अब अगर ऐसा पता चल जाए, अब मान लो अगर हम कहें कि इस वेक्टर का यहाँ कंपोनेंट बताओ, इस 10 का इस एक्सिस पे कंपोनेंट, उसका बताओ कितना होगा। इस वेक्टर का इस एक्सिस पे कंपोनेंट बताना है, 10 का इस पे कंपोनेंट। सिंपली कहोगे 10 cos 30, यही होता है। देखो कंपोनेंट ब्रेकिंग के लिए एक रूल याद रखना कि इसमें कोई ये नहीं है, बहुत सिंपल चीज है कि कंपोनेंट ब्रेकिंग कभी भी वेक्टर का पूछा जाए ध्यान से यही रखना। मान लो कि हमने कहा कि ये वेक्टर 10 इधर है और मैंने कहा कि ये एंगल सपोज करो कि मैंने कहा कि 30 डिग्री है, ताकि इसका कंपोनेंट इस पे ब्रेक करो। सिंपल कहोगे 10 cos 30। जहां कंपोनेंट ब्रेक करना है, किस पे ब्रेक करना है ये सर्च करना है, और जिस वेक्टर का ब्रेक करना है वहां से उस एक्सिस के बीच एंगल कितना है उसको सीधे कॉस लगा दो, यही इधर कंपोनेंट हो जाए इस वेक्टर पे। दूसरा और समझो, जैसे कि ये वेक्टर है मेरा, ऐसे जैसे हम लोग कैसे लिखते हैं, ये वाला मान लो मैंने लिखा यहाँ पे मान लो 10 है और ये सपोज करो एंगल 30 है, तो इधर लिखेंगे 10 cos 30। हाँ, इधर क्या लिखोगे, ये एंगल कितना हो गया? 60 हो गया। अगर ये 90 है तो ये 30 है तो ये 60 हो गया, तो इधर लिखोगे 10 cos 60। तो ये वही होता है जो 10 sin 60 है, 30, 10 sin 30। इधर वाला को cos लिखते हो, इधर वाले को sin लिखते हो ना, तो एक्चुअली ये है वही। 10 cos 60 लिखो या 10 sin 30 लिखो, दोनों बात एक ही। तो खाली मुझे अगर ये एंगल निकल जाए तो हम कहीं भी कंपोनेंट ब्रेक कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं यहीं ब्रेक किया जाए। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक ऐसे खींचा, एक लाइन एक ऐसे खींचा, ये और ये मैंने ले लिया एंगल 120 डिग्री। अब इधर एक वेक्टर मान लो कोई रहता, मान लो सपोज करो 5 न्यूटन का, कहा जाता है इसका कंपोनेंट इधर ब्रेक करो, सिंपल लिख दोगे 5 cos 120। अब देखोगे ये निगेटिव आ जाएगा। तो ये बात वही हुआ कि ये एंगल 60 होता ना, तो इसको अगर 60 करते तो यहाँ 5 cos 60 लिखोगे, ये वही है जो 5 cos 120 है। डायरेक्शन इसका इधर हो जाएगा ये बात, मतलब वो माइनस। डायरेक्शन समझ रहे हो ना, डायरेक्शन निगेटिव हो जाएगा। अगर यहाँ लिखोगे तो ये डायरेक्शन इधर ना होके ऐसे रहेगा, ये डायरेक्शन ऐसे। तो वेक्टर के अब हम बहुत अभी ट्रांसमिसिबिलिटी प्रॉपर्टी है, बहुत तरह का है, उस पर नहीं जाएंगे। हमारा अभी जितना काम है सिर्फ हम उसी को यूज करते हैं। तो अब जैसे ये बताओ, अभी हम ऊपर वाले पे ही आते हैं। 10 cos 30 और इसका कंपोनेंट इसमें ब्रेक करते तो कितना लिखते? इस 10 का इधर, इस वाले का, ये वाले का, इसका भी होता 10 cos 30 होता ना। इसका वेक्टर का इस एक्सिस पे 10 cos 30, इस वेक्टर का इस एक्सिस पे 10 cos 30, दोनों को ऐड करो तो कितना हो जाएगा? 20 cos 30। और 20 cos 30 हो गया, यानी 20 इंटू cos 30 का वैल्यू कितना होता है? √3/2। √3/2। 10√3 हो गया। तो देखो ये दोनों सेम हो गया कि नहीं, ये भी उतना था 10√3 और ये भी है 10√3। कभी कभी क्या होगा कि ये फॉर्मूला से हम बच भी जाएंगे कि अगर ये फोर्स मुझे पता है यहाँ पे, ये दोनों फोर्स अगर सेम है तो सीधे एक एक्सिस खींच लो, इसका कंपोनेंट इस पे और इसका कंपोनेंट इस पे निकाल लो, दोनों सेम डायरेक्शन में हो गया, ऐड कर दो रिजल्टेंट। तो ये भी हम निकाल सकते हैं बच्चा। तो इसकी मुझे क्या है, ये कुछ फंडामेंटल कंसेप्ट है जिसको जब हम कौन सा लॉ है हमारे पास, कूलम्ब्स लॉ, जब हम पढ़ेंगे तो हमको यूनिट वेक्टर, वेक्टर का रिजल्टेंट और उसका क्या होगा मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कैसे पता करेंगे, इस पर हमको इसके लिए बात करनी है।
ठीक है, तो अब थोड़ा सा हम उस लॉ की तरफ चलते हैं जिसको कूलम्ब्स लॉ कहते हैं। ब्लैंक स्क्रीन दिखा? जी। ठीक। तो अब हम आएंगे कूलम्ब्स लॉ की तरफ। हम तुमको लिखा हुआ स्टेटमेंट वगैरह सब दे देंगे, उसके लिए कुछ ये नहीं करना है। कूलम्ब्स लॉ ये बहुत ही फंडामेंटल लॉ है इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर के लिए, ये फंडामेंटल लॉ है। तो अब इसको लॉ को पढ़ने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये कहता है कूलम्ब्स लॉ क्या कहता है, द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन। इंटरेक्शन का मतलब होता है अट्रैक्शन या रिपल्सन, अट्रैक्शन और रिपल्सन, तो दोनों नाम। द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन is proportional to magnitude of product of magnitude of the charges। यानी मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज, अगर दो चार्ज है तो इसके दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड के प्रोपोर्शनल होगा। एंड ये दो चार्ज हम यहाँ रख देते हैं, जैसे ग्रेविटेशन में था, दोनों मास के चार्ज को क्यू से लिखते हैं, Q1 एंड Q2 लिखते हैं। इसके मैग्नीट्यूड का, ये प्लस है चाहे माइनस हो, लेंगे प्लस ही यहाँ। अगर -5 है तो +5 ही लेंगे, प्लस है तो ठीक है। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर, इसके सेंटर से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यही है हमारा कूलम्ब्स लॉ। आवाज जा रही है? आवाज जा रही है बेटा? आ रही। नहीं आए तो बोल देना, व्हाट्सएप पे कम से कम मैसेज भी कर देना कि नहीं आ रही है ना। तो ये है द ठीक है। फोर्स ऑफ इंटरेक्शन। ये क्या होगा, दो चार्ज के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होगा, ऊपर है तो प्रोपोर्शनल है। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन देम। अच्छा यहाँ डी लिख दिया है मैंने, तो इसको आर लिख देते हैं, इसको आर हो गया। तो फोर्स होगा, इंटरेक्शन है, ये अट्रैक्शन भी हो सकता है या रिपल्सन भी हो सकता है, इसको मैंने एफ से लिख दिया फोर्स। तो फोर्स विल बी, इसका मैग्नीट्यूड जो है, यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो यहाँ भी एक कांस्टेंट आएगा, इस कांस्टेंट ए से लिखा Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। R²। और इस कांस्टेंट को जो नाम है वो 1/4 पाई एप्सिलन नॉट से डिनोट करते हैं। तो Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। और यहाँ पे हम एक टर्मिनोलॉजी आर भी अभी डाल ही देते हैं, या रहने देते हैं, यहाँ पे अभी हम आर एप्सिलन आर भी डाल देते हैं। तो यहाँ जो है वेयर एप्सिलन नॉट इज, इसका एक नाम है, इज कॉल्ड परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, फ्री स्पेस और एयर, फ्री स्पेस का है या एयर का है। एंड एप्सिलन आर क्या है, ये है रिलेटिव परमिटिविटी, परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी का क्या मतलब होता है बताते हैं। और इसका वैल्यू 1 होता है फॉर एयर, एयर के लिए इस म्यू आर का वैल्यू, अब ये हेलो, हेलो सर। हाँ आ रही है ना आवाज? हाँ ठीक है। एप्सिलन आर का वैल्यू 1 होता है फॉर एयर, और क्या कहते हैं, बाकी कोई भी मीडियम रहेगा, एंड फॉर रेस्ट ऑफ मीडियम
एप्सिलॉन आर इज ग्रेटर देन 1, उसका वैल्यू 1 से बड़ा होता है। तो अभी जो हम बात करेंगे सिर्फ एयर की बात करेंगे, जो हमारा फोर्स होगा वो एयर के लिए बात होगा। अभी हम पानी वगैरह में भी जाएंगे, किसी मटेरियल में जाएंगे तो हम उस पर बात करेंगे। तो ये फोर्स का जो एयर की बात होगी, फोर्स इन एयर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r², क्योंकि एप्सिलॉन आर का वैल्यू कितना हो गया है, 1 हो गया है ना, एयर के लिए हम बात कर रहे हैं। ये फोर्स का हमारा रिलेशन एयर के लिए है, तो ये हो जाएगा। और अगर किसी मीडियम में हम बात करेंगे, जैसे मान लो चार्ज को ले जा करके मैंने पानी में डाल दिया, इसी चार्ज को वाटर में डाल दिया, तो उस कंडीशन में हमारा मीडियम क्या हो जाएगा, वाटर हो जाएगा। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, और सेम डिस्टेंस पे रखा, सपोज करो डिस्टेंस भी मैंने चेंज नहीं किया, सेम डिस्टेंस पे चार्ज को ले जा करके किसी मीडियम में डाल दिया। तो अब इस दोनों को अगर हम डिवाइड करें, फोर्स इन मीडियम अगर और एयर, और फोर्स इन मीडियम का अगर डिवाइड किया जाए, ये दोनों हमको जो निकल के आया यहाँ से, एक ये रिलेशन है और एक ये रिलेशन है। इस दोनों को अगर हम ये करें, डिवाइड कर दें, एफ एयर और एफ इन मीडियम, बताओ तो कितना आ जाएगा, क्या बच जाएगा? वन वन बाई सी आर एप्सिलॉन ER आर एप्सिलॉन आर अच्छा 1/, एप्सिलॉन आर। नहीं ठीक से देखो, 1/ER। ये नहीं है एप्सिलॉन। हाँ इसको एप्सिलॉन, ये कितना आएगा ठीक से, एफ इन एयर, फोर्स इन एयर, और उसमें ये डिवाइड करेंगे इससे, तो कितना आ जाएगा ठीक से देखो। एफ पहला एयर का है, तो एयर का तो है ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r², एंड होल डिवाइडेड बाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, ऊपर में है Q1 Q2 डिवाइडेड बाई r², है ना। तो ये एप्सिलॉन आर आर का सर। एप्सिलॉन। एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर आ जाएगा ना। अब ठीक है, यस। अब देखो एफ इन एयर, फोर्स इन एयर इक्वल टू एप्सिलॉन आर मल्टीप्लाइड बाई फोर्स इन मीडियम, या इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, फोर्स इन मीडियम इक्वल टू फोर्स इन एयर डिवाइड एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन आर, है ना। इसका मतलब है मीडियम में फोर्स जाके क्या हो जाएगा, घटेगा कि बढ़ेगा? एप्सिलॉन आर का वैल्यू हमेशा 1 से बड़ा होता है, इसका वैल्यू 1 से बड़ा होता है। ये वैल्यू जो है लिखा है मैंने ऊपर, एप्सिलॉन आर इज ग्रेटर देन 1, ये 1 से बड़ा होता है, छोटा नहीं होता कभी। तो मीडियम में जब हम फोर्स की बात करेंगे तो वो लेस देन हो जाएगा फोर्स इन एयर, एयर में जितना फोर्स है उससे क्या हो जाएगा, ये कम हो जाएगा। यहाँ देखो कम इसका हो जाता। कम हो जाएगा ना। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जाता है, या वैल्यू दे दिया जाएगा, कहेगा कितना कम हो जाएगा, कहेगा कि एयर में फोर्स दे रखा है 1000 न्यूटन है, और इसको पानी में डाल दिया जिसका रिलेटिव परमिएबिलिटी 200 है, 200 है, मान लिया एयर का फोर्स दे देता 1000, और कहता कि वाटर में डाल दिया गया, इसका एप्सिलॉन आर जो है कि ये 200 है, तो मीडियम में फोर्स कितना हो जाएगा, तो 1000 डिवाइडेड बाई 200 कर देंगे, तो देखो कितना कम हो गया, ये 5 रह गया, ओनली 5 न्यूटन होगा फोर्स इन मीडियम अगर ऐसा हो गया, है ना। तो इस तरह से ये जो है दोनों के रिलेशन है। अब नेक्स्ट डे हम देखेंगे कि इसको हम चार्ज को कैसे कैसे, चार्ज को हम कहाँ रखें कि फोर्स हमारा 0 हो जाए, फोर्स हमारा मैक्सिमम हो जाए, चार्ज को कैसा डिस्ट्रीब्यूट करें कि जो है कि जब फोर्स जब लगे हमारा चार्ज के बीच, ये जैसे रहेगा, मान लो ये चार्ज है, इस पर हम देखेंगे नेक्स्ट डे। ये चार्ज है ऐसा, तो अब इसमें हम देखना ये चाहेंगे कि इस चार्ज के वजह से अब एक चार्ज हमको और लाके कहाँ पे रख दें कि ताकि ये चार्ज पे नेट फोर्स 0 हो जाए, या ये बताना चाहेंगे कि वो कौन सा डिस्टेंस होगा जहां पे हम किसी चार्ज को रखें तो फोर्स उस पर मैक्सिमम लगे। दो बात समझ रहे हो, यानी ये Q1 Q2 है, एक तीसरा चार्ज है Q मैंने लाके कहीं पे रख दिया, तो पूछेगा कहाँ पे रखा जाए कि इस पे नेट फोर्स बाय दीज टू चार्ज बिकम्स 0, या एक बात ये भी हो सकती है कि वो पोजीशन पता करो जहां पे इन दोनों चार्ज की वजह से फोर्स मैक्सिमम जनरेट हो रहा होगा, वो कौन सी जगह है वो बताना है। तो ये 2-3
चीजें हैं जो हम नेक्स्ट डे इस पे डिस्कशन करेंगे। ठीक है, कोई डाउट हो तो पूछ लो, वरना अच्छा तुम लोग MS टीम चलाते हो कि नहीं? MS टीम, क्योंकि ये जो जूम वाला है ना, ये थोड़ा सा बीच में प्रॉब्लम भी कभी कभी करता है, ऐसे तो चलता अच्छा है। तो MS टीम, MS टीम। हाँ, हम लिंक देंगे, खाली उसको क्लिक करना है, अपने चलने लगेगा, कुछ करना नहीं। जी ठीक। ठीक है ना? हाँ, ठीक। चलो ओके, अल्लाह हाफिज। लेफ्ट। सर हाँ बोलो बेटा। सर इसका PDF सेंड कर सकते हैं आप? हाँ PDF सेंड कर देंगे। अच्छा हाँ, उसका पहले का भी आप जो लिखे थे अच्छा पहले वाला तो, स्टार्टिंग से। अच्छा अच्छा एक मिनट, पहले वाला देखते हैं, पता नहीं मैंने उसको सेव किया कि नहीं किया। अभी इसका तो कर लिए देते हैं, अभी ठीक है, मैंने अभी उसमें प्रॉब्लम आ गया था ना, इसका अभी सेंड कर देते हैं, ठीक है। ठीक है, अगर आप फर्स्ट वाले का मीटिंग भी रिकॉर्ड करके तो वो भी सेंड कर सकते हैं वैसे। हाँ हम रिकॉर्ड कर लिए हैं, हाँ वो भी सेंड कर देते हैं। हाँ